प्यारे साथियों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल प्रिंस जी के ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज की दूसरी इस क्लास में हम राजा और किसान नगर के बारे में अध्ययन करेंगे, सम्राट अशोक के बारे में। जैसे सम्राट के अशोक के बारे में, उनके जन्म के बारे में, माता के बारे में, पिता के बारे में, उनके युद्ध के बारे में गहनता से अध्ययन किया था। आज इसमें कुछ छूटा था, उसको भी देख लीजिए। सम्राट अशोक प्यारे साथियों, सम्राट अशोक जो थे भारतीय इतिहास के सबसे रोचक व्यक्तियों में से एक थे। कौन? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की पहचान किस दशक में होती है? 1830 ईस्वी के दशक में होती है। किसकी पहचान? सम्राट अशोक की पहचान। ठीक ना। अब देखिए इनकी पहचान कैसे हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। ठीक। अब देखिए ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि 1830 ईस्वी के दशक में, कब भैया? 1830 ईस्वी के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप ने। इन्होंने जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। और भैया जो यह लिपि होती थी शुरू शुरू में कहाँ प्रयोग की जाती थी? अभिलेखों पर। कहाँ भैया? अभिलेखों और सिक्कों पर प्रयोग किया जाता था। ठीक ना। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जेम्स प्रिंसेप को, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप को यह बात पता चल गई कि ज्यादातर अभिलेख और सिक्कों पर पियदस्सी राजा के नाम लिखा था। पियदस्सी राजा का मतलब होता है मनोहर आकृति। पियदस्सी का मतलब है मनोहर मुखाकृति। क्या भैया? मनोहर मुखाकृति। कहिए या कहिए सुंदर मुख वाला राजा। ठीक ना। सुंदर मुख वाला राजा। ठीक। सबसे बढ़िया आप लिखेंगे, पेपर पूछेगा पियदस्सी का मतलब बताइए, तो लिखेंगे मनोहर मुखाकृति। ठीक ना। इसको ध्यान दीजिएगा, अर्थात सुंदर मुख वाला राजा, जिसका मुख क्या हो? सुंदर हो। ठीक ना। अब चलिए आगे देखिए, अगला है ब्राह्मी लिपि के बारे में। ठीक ना। किस लिपि के बारे में? ब्राह्मी लिपि के बारे में। ब्राह्मी लिपि कैसी थी, कैसे लिखी जाती थी, ठीक ना, इन सब के बारे में देख लीजिए। ब्राह्मी लिपि कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि कैसी लिपि थी? सबसे प्राचीन लिपि थी ना। आज जितनी भी भाषाएं पढ़ते हैं, लिखते हैं, इन सब की जड़ क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक ना। चलिए देखिए ब्राह्मी लिपि कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि देखिए, ब्राह्मी लिपि कैसी लिपि थी? सबसे काफी प्राचीन लिपि थी। ठीक, प्राचीन लिपि थी। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। कैसी लिपि थी? प्राचीन लिपि थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, आज भैया हम लगभग भारत में, कहाँ भैया? भारत में जितनी भी भाषा क्या करते हैं? पढ़ते हैं और लिखते हैं ना, उन सब की जड़ क्या है? ब्राह्मी लिपि है। आज हम भारत में जितनी भी भाषाएं पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, इन सब की जो जड़ है कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, यह लिपि बाएं से, कैसे भैया? बाएं से दाएं की तरफ। कैसे? बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। और इस लिपि का अर्थ कब निकाला गया था? तो 1838 ईस्वी के दशक में ना। 1838 ईस्वी के दशक में ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला गया था। एक बार फिर से दोहरा के सुन लीजिए। ब्राह्मी लिपि काफी प्राचीन लिपि थी। आज हम भारत में लगभग जितनी भी भाषाएं पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, इन सब की जो जड़ है ब्राह्मी लिपि है।
तीसरी महत्वपूर्ण बात है बाएं से, मतलब ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। और जो इसका अर्थ निकाला गया था, कब निकाला गया था? 1838 ईस्वी के दशक में इस लिपि का अर्थ निकाला गया था। अब आगे देखिए, खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि ना, ब्राह्मी लिपि हो गई और खरोष्ठी लिपि है। कैसी लिपि? खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ठीक ना, खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि। देखिए, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। कैसी भैया? दाएं से बाएं की तरफ क्या है? लिखी जाती थी। कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, खरोष्ठी लिपि को हम इंडो, क्या भैया? इंडो बैक्ट्रियन ना, इंडो बैक्ट्रियन लिपि, फिर से खरोष्ठी लिपि को हम दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं और खरोष्ठी लिपि को हम इंडो बैक्टीरियन लिपि भी कहते हैं। ठीक, अब आगे चलिए, देखिए अगला भैया, अगला है सिक्के किस प्रकार प्रयोग में लाए जाते थे या सिक्के का प्रयोग कैसे किया जाता था, इन सब के बारे में। ठीक ना, चलिए देखिए, सिक्के सिक्के का प्रयोग, ठीक ना, या सिक्के जो है किस प्रकार के होते थे, सिक्के ना, या किस प्रकार के होते थे, क्या भैया? सिक्के किस प्रकार के होते थे। चलिए देखिए, होते थे, ठीक ना। नंबर 1, इनका महत्वपूर्ण प्रयोग क्या था? व्यापार करना। क्या भैया? व्यापार करना, सबसे महत्वपूर्ण बात ना, सामान खरीदा जाता था, ठीक, किसका? सिक्कों के प्रयोग से। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चांदी, क्या भैया? और चांदी और तांबे के आहत सिक्के उस समय चलाए गए थे। आहत सिक्के कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन से सिक्के चलाए गए थे? आहत सिक्के सबसे पहले। कैसे भी? सबसे पहले प्रयोग किए ना, सबसे पहले प्रयोग किए ना, सबसे पहले प्रयोग में चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले प्रयोग किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह, सोने के सिक्के, कौन से सिक्के? सोने के सिक्के सबसे पहले ना, सबसे पहले कुषाण, क्या भैया? कुषाण राजाओं ने जारी किया, कुषाण राजाओं ने जारी किए थे, ठीक है, किए थे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। बस इतना ही जानिएगा। सिक्के के प्रयोग किस प्रकार किए जाते थे? व्यापार करने के लिए। और सबसे पहले जो सिक्के का प्रयोग किया गया था, आहत सिक्के का प्रयोग किया गया था कब? किस शताब्दी से पूर्व में? 6वीं शताब्दी से पूर्व में। और सोने के सिक्के के सबसे पहले प्रयोग जो किए थे वो कौन थे? कुषाण राजाओं ने सबसे पहले सोने के सिक्के का प्रयोग किया था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, अशोक का राजत्व सिद्धांत। अशोक का राजत्व सिद्धांत केवल ऐसे सुन लीजिएगा, अशोक के राजत्व के सिद्धांत के बारे में। अशोक के राजत्व सिद्धांत, अशोक का राजत्व सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत वैसे सुन लीजिए आप लोग कहानी की तरह। अशोक का राजत्व सिद्धांत कलिंग युद्ध के पश्चात, किस युद्ध के पश्चात? कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने शांति और मैत्रीपूर्ण की नीति अपनाई, शांति और मैत्रीपूर्ण की नीति अपनाई। कौन कौन सी नीति? शांति, ठीक ना, और मैत्री की नीति अपनाई ना, मैत्री की नीति अपनाई। किसने अपनाई? सम्राट अशोक ने अपनाई। एक बात हो गई।
और भैया दूसरी बात, सम्राट अशोक ने आदेश जारी किए। क्या आदेश किया? सम्राट अशोक ने क्या जारी किया? आदेश जारी किया। ठीक ठीक ना, क्या जारी किया? आदेश जारी किया। और उस आदेश में बताया कि जो प्रजा है, कौन प्रजा के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? पुत्रवत व्यवहार किया जाएगा। किसके साथ? प्रजा के साथ। अशोक के राजत्व के सिद्धांत में शांति और मैत्री नीति अपनाए। और इसके बाद फिर आदेश जारी करते हैं। कौन? अशोक। अशोक जब आदेश जारी करते हैं तो उन्होंने बताया कि जो हमारी प्रजा है, हमारी प्रजा है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, कैसा सलूक किया जाए, पुत्रोत व्यवहार किया जाए। और भैया इसके बाद प्रजा को प्रेम किया जाए, प्रजा से प्यार किया जाए, ये सब। अगला देखिए, अकारण ना। अकारण क्या है? अकारण, अकारण लोगों को कारावास में ना डाला जाए। ठीक ना, अकारण जो है लोगों को कारावास, ठीक ना, कारावास में ना डाला जाए। और दंड या यातना न दी जाए। किसने कहा? सम्राट अशोक ने कहा। और भैया जनता के साथ क्या किया जाए? न्याय किया जाए। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला है धम्म से अभिप्राय ना। धम्म से अभिप्राय, धम्म से अभिप्राय देख लीजिए। धम्म से अभिप्राय, धम्म से अभिप्राय, धम्म से अभिप्राय क्या है? धम्म से अभिप्राय है नंबर 1, कुछ नहीं करना है, बड़ों, किसका भैया? बड़ों के प्रति सम्मान। किसके प्रति? बड़ों के प्रति सम्मान कहिए। और सन्यासियों का भैया, सन्यासियों, कौन? सन्यासियों और, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति, के प्रति उदारता। ठीक ना, अशोक ने भी कहा था कि सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता का भाव रखा जाए। ठीक ना। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, दूसरे धर्म। कैसे धर्म? दूसरे धर्मों ना, दूसरे धर्मों, दूसरे धर्मों और परंपराओं ना, परंपराओं मतलब रीति रिवाजों, परंपराओं का आदर का भैया, परंपराओं का आदर करना। ठीक ना। धर्म से अभिप्राय था बड़ों के प्रति सम्मान। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है सन्यासियों और, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदार व्यवहार। और उसके बाद अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना है। ठीक ना, ये सब ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलिए, अगला है अशोक का धर्म। ठीक ना, तो धर्म से अभिप्राय है। अब किसका? अशोक का, अशोक का धर्म। ठीक ना, अशोक के धर्म में केवल इसे जान लीजिए, अशोक का धर्म जो था साधारण और सार्वभौमिक था। फिर से, अशोक के धर्म में, अशोक का जो धर्म था वो साधारण और सार्वभौमिक था। अशोक का धर्म ना, अशोक का धर्म। ठीक भैया, अशोक का धर्म, ये सब पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेपर में छपने वाले हैं। ठीक ना। नंबर 1 देख लीजिए फिर से, अशोक का जो धर्म का सिद्धांत था, किसका? अशोक। अशोक के धर्म के सिद्धांत में साधारण, क्या भैया? साधारण तथा सार्वभौमिक था, सबके लिए था, एक समान व्यवहार। ठीक है, चाहे जो भी धर्म के जात के हो, सबके लिए साधारण और सार्वभौमिक सिद्धांत था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात था, इसमें जो है नैतिक, नैतिकता के सिद्धांत को अपनाया गया था। कैसे भैया? नैतिकता ना, नैतिकता के सिद्धांत को अपनाया गया था। साधारण एवं सार्वभौमिक था और नैतिकता के सिद्धांत को अपनाया गया था। और भैया धर्म के सिद्धांत कैसा हो? धर्म का जो सिद्धांत है, धर्म का सिद्धांत कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? देखिए, दो पहलुओं पर बताया गया। धर्म का सिद्धांत कैसा होगा? व्यावहारिक होगा। ठीक भैया, और कैसा होगा? निषेधात्मक होगा ना, व्यवहारिक होगा प्यारे साथियों, और निषेधात्मक होगा। फिर से एक बार दौड़ा सुन लीजिए, अशोक का धर्म का सिद्धांत साधारण तथा सार्वभौमिक था, नैतिकता को अपनाया और धम्म के सिद्धांत पर दो पहलुओं पर विश्लेषण किया। इन्होंने बताया कि एक क्या होगा? व्यवहारिक पहलू होगा और निषेधात्मक पहलू का भी
इन्होंने अपने धम्म में जिक्र किया था। किसने किया था? सम्राट अशोक। ठीक, अब देखिए अगला है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी भाई, ठीक ना। अगला है अशोक के धम्म की मुख्य विशेषता, ठीक ना। अशोक के धम्म की, अशोक के धम्म की विशेषता, ठीक ना। अशोक के धम्म की विशेषता, ठीक ना। अशोक के धम्म की विशेषता, अशोक के धम्म की विशेषता में सबसे पहले बताया गया नैतिक, क्या भैया? नैतिक जीवन व्यतीत करना। क्या बताया? नैतिक जीवन व्यतीत करना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वासनाओं पर नियंत्रण, वासनाओं पर नियंत्रण करना, ठीक ना। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, दूसरे धर्मों का भी, दूसरे धर्मों का सम्मान, ठीक ना, दूसरे धर्मों का सम्मान। चौथी महत्वपूर्ण बात है सबके प्रति, सबके सबके प्रति ना, सबके प्रति दयालुता, दयालुता का भाव होगा, ठीक ना। और पांचवी महत्वपूर्ण बात है सभी का, किसका? सभी का आदर करना, सभी का आदर करना। फिर से एक बार देख लीजिए, नैतिकता यानी नैतिक जीवन व्यतीत करना, सबके लिए सामान्य तरीके से जीवन व्यतीत करना है और सदाचार तरीके से जीवन व्यतीत करना है ना, तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। वासनाओं पर नियंत्रण, वासनाओं पर नियंत्रण मतलब अपने मन को एकाग्र करना है, ध्यान एकाग्रित करना है, बाह्य आडंबरों से बचना है, अपने धर्म के साथ साथ दूसरे भी धर्मों का सम्मान करना है, और सबके प्रति दयालुता का भाव, सबके प्रति, छोटे बड़े जीव जो भी हैं उन सबके प्रति क्या है? दयालुता का भाव रखेंगे और सभी का सम्मान करेंगे, सबके साथ शिष्टाचार का भाव रखेंगे। अशोक के धम्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी। एक बार देख लीजिए आप लोग भी, नैतिक जीवन व्यतीत करना, वासनाओं पर नियंत्रण करना, दूसरे धर्मों का सम्मान करना, सबके प्रति दयालुता का भाव और सभी का आदर करना। ठीक भैया, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो आपको समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर फिलअप कर दीजिएगा, ठीक ना। इसको ध्यान दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक सब्सक्राइब वो तो बात की बात है, लेकिन कमेंट बॉक्स में जो ना समझ में आए उसको आप लोग जरूर से जरूर ना कमेंट में जरूर से जरूर लिखिएगा, ठीक भैया। अब देखिए जो है मौर्य साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य ना। मौर्य साम्राज्य में सामाजिक जीवन, कैसा भाई जीवन? सामाजिक, सामाजिक वर्ग एवं जाति प्रथा, कैसी प्रथा? जाति प्रथा, ठीक ना। देखिए सामाजिक जीवन में क्या था? कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें आश्रम व्यवस्था की जानकारी मिलती है। उस समय भी जो आश्रम व्यवस्था थी 4 प्रकार की थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक ना। इसके बाद फिर क्या होता है? क्षत्रिय और जो वैश्य थे, कौन कौन भैया? क्षत्रिय ना, क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य प्रतिष्ठित थे, मतलब प्रतिष्ठित का मतलब है सम्मान प्राप्त था ना, उस समय उन लोगों को भी सम्मान प्राप्त था। इसके बाद तीसरा है, लोग ब्राह्मणों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते थे। किसके प्रति? ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते थे, ठीक है, श्रद्धा का भाव रखते थे। और इसके बाद जाति प्रथा में थी, जो जाति प्रथा थी, जातियां उस समय मेघ जाति प्रथा में मेघस्थनीज की इंडिका के अनुसार, किसके अनुसार? मेघस्थनीज की, मेघस्थनीज की इंडिका जो थी ना, इंडिका में जो है 7 जातियों का जिक्र किया गया था, ठीक ना। कितनी जातियां थी? 7 जातियां। नंबर 1 जो जाति थी उसका नाम था दार्शनिक, दार्शनिक थे, कौन से थे? दार्शनिक। दूसरा भैया किसान, तीसरा अहिर थे ना, क्या थे? अहिर। चौथा जो था कारीगर, कैसा था? कारीगर। और 5वां जो थे सैनिक थे,
ठीक है। सैनिक, छठे जो थे निरीक्षक थे, निरीक्षक, जो सातवां था प्यारे साथियों उनका नाम था सभासद ना। फिर से मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार जो जातियों की संख्या थी 7 थी। एक दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, ठीक ना। अब आगे चलिए देखिए उस समय जो स्त्रियों की दशा थी क्या थी। ठीक, मौर्य साम्राज्य में स्त्रियों की दशा मौर्य साम्राज्य में स्त्रियों की दशा। ठीक, मौर्य साम्राज्य में स्त्रियों की दशा में देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य में स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा ना, स्त्रियों की दशा, इन लोगों को क्या क्या अधिकार प्राप्त था। देखिए नंबर 1 बात, इनको स्वतंत्रता एवं समानता, क्या भैया, स्वतंत्रता मिली थी, स्वतंत्रता एवं समानता दी गई थी, समानता, ठीक ना। ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, प्रशासन में, किसमें, प्रशासन में गुप्तचर का काम करती थी, कौन, प्रशासन में, प्रशासन में गुप्तचर का काम कौन करती थी, महिलाएं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सार्वजनिक कार्यों, क्या भैया, सार्वजनिक, सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध थी, सार्वजनिक कामों में भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध थी, कौन भैया, महिलाएं, ठीक ना। चौथी महत्वपूर्ण बात क्या थी, स्त्रियों को पुनर्विवाह एवं तलाक की भी अनुमति थी ना, स्त्रियों को, स्त्रियों को पुनर्विवाह ना, कैसा विवाह, पुनर्विवाह व तलाक की, तलाक की, तलाक की अनुमति थी। एक बार फिर से दोबारा सुन लीजिए, मौर्य साम्राज्य में जो स्त्रियों की दशा थी कैसी थी, स्वतंत्रता एवं समानता दिया गया था, स्त्रियों को पुनर्विवाह एवं तलाक की भी अनुमति थी, सार्वजनिक कामों में भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध थी, और प्रशासन में गुप्तचर का भी काम करती थी, कौन, महिलाएं, क्योंकि इनसे ज्यादा गुप्तचर का काम लगभग ही कोई कर सकता है, ठीक ना। अब देखिए आगे, अगला है रहन सहन। मौर्य साम्राज्य में जो रहन सहन था कैसा था उसको भी आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक ना। ये सब पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पुनर्विवाह का मतलब होता है फिर से शादी कर सकती थी ना, और तलाक का मतलब है कि आधिकारिक तौर पे, तलाक का मतलब है आधिकारिक तौर पे है अपने पति से क्या छुटकारा, मतलब ये सब जो था इन लोगों को अधिकार प्राप्त था। अगला देखिए रहन सहन का भैया, रहन सहन और वेशभूषा ना, वेशभूषा। अब देखिए रहन सहन कैसे रहते थे, क्या पहनते थे। सबसे पहले जो है रहन सहन देख लीजिए, मकान का भैया, मकान जो थे विलासिता पूर्ण थे, विलासिता पूर्ण होते थे, ठीक। और जो कपड़ा पहनते थे कैसे पहनते थे, सूती वस्त्र पहनते थे ना, नंबर 1 बात। नंबर 2, नंबर 3, देखिए मकान विलासिता पूर्ण होते थे और सूती वस्त्र पहनते थे, तड़क भड़क जवाहरात भी पहनने का शौक रखते थे, ठीक ना। देखिए तड़क भड़क, तड़क भड़क हीरे जवाहरात, जवाहरात का शौक लोगों का था, ठीक ना, लोगों का था, ओके, ठीक ना। अब देखिए मनोरंजन के साधन, मनोरंजन भी करते थे, क्या उस समय मोबाइल थोड़ी था ना, मोबाइल नहीं था, तो मनोरंजन के भी साधन अलग अलग तरीके से। देखिए मनोरंजन के साधन में क्या था, नृत्य, नाच। नृत्य मतलब क्या है जानते हैं, नृत्य मतलब डांस करते थे, कैसे करते थे डांस जानते हैं, ऐसे ऐसे बढ़िया से अपना कमर उमर हिलाते थे, ठीक ना, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग ऐसे ऐसे करते थे। और संगीत का भैया, संगीत ना, संगीत, गाना गाते थे, महिलाएं गाना भी गाती थी, जैसे आज के समय में शादी विवाह में हो गए टिकली वगैरह, टिकली टिकली सब वगैरह ना, गाना भी गाते थे। और क्या करते थे, पशुओं का भैया, पशुओं का युद्ध, पशुओं का युद्ध मतलब जानते हैं, सिंह से बढ़िया से लड़ाते हैं, धड़ाक धड़ाक ना, ये सब। इसके बाद और
धनुर्विद्या, धनुर्विद्या मतलब जानते हैं तीर से बढ़िया इसे ना, ये सब। ठीक, देखिए धनुर्विद्या क्या भैया, धनुर्विद्या ये सब जो था मनोरंजन के महत्वपूर्ण साधन थे। ओके, फिर से एक बार, मनोरंजन के साधन में नृत्य, डांस, ठीक, इसके बाद संगीत, गाना, दिल ले गया, ये सब वगैरह वगैरह जो भी गाना था ना, गायन, पशुओं का युद्ध, धनुर्विद्या क्या करते थे, करते थे, सब महत्वपूर्ण के जो साधन थे। आप देखिए महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण बात क्या होता, मौर्य साम्राज्य के पतन, जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत भी होता है, ठीक ना। चलिए देखिए, और हाँ भैया, पढ़ाई को थोड़ा सीरियस जरूर ले लीजिएगा, ये सब पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम थोड़ा प्लानिंग करेंगे, आप लोगों को जो है पीडीएफ जरूर भेजेंगे, ठीक भैया, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए किसके पतन, मौर्य साम्राज्य के पतन ना, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, नंबर 1 कारण, निर्बल, निर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकार, क्या भैया, उत्तराधिकार ना। नंबर 2 दरबार का षड्यंत्र, भाई अपने अपने जो है षड्यंत्र रचते हैं ना, दरबार में जो भी लोग थे राजा के प्रति षड्यंत्र रचते थे कि कैसे उनको पद से हटाया जाए, क्या क्या इनके साथ, ये सब ना, दरबार का षड्यंत्र, ठीक ना। नंबर 3 अत्याचारी, अत्याचारी सॉरी अत्याचारी शासक, कैसा शासक, अत्याचारी शासक। चौथा केंद्रीय ना, केंद्रीय शासन की निर्बलता, निर्बलता मतलब कमजोरी जिसको बोलते हैं, चौथा हो गया। पांचवा आर्थिक कारण, भाई पैसा भी एक जो होता है आय का बहुत बड़ा स्रोत होता है, इससे भी क्या है कि ना। इसके बाद नंबर 6वां है प्रांतीय, क्या भैया, प्रांतीय शासन की निर्बलता, ठीक ना। फिर से एक बार देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के जो कारण है, नंबर 1 कारण निर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकार, दरबार का षड्यंत्र, अत्याचारी शासक, केंद्रीय शासन की निर्बलता, आर्थिक कारण, और अगला है जो है प्रांतीय शासन की निर्बलता। ठीक, एक और बचा है, उसको भी देख लीजिए। उसको खत्म करने के बाद कल जो होगा गुप्त काल के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण देख लीजिए, अत्याचारी शासक, केंद्रीय शासन की निर्बलता, दरबार में षड्यंत्र, ये सब होता था ना। अब अगला देख लीजिए, सरदार एवं सरदारी, ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सरदार एवं सरदारी, ठीक भैया, सरदार एवं सरदारी, ठीक ना, सरदार एवं सरदारी, सरदार एवं सरदारी। सरदार जो होता था कैसा व्यक्ति होता था, सबसे ताकतवर व्यक्ति होता था, और जो इसका पद चलता था वंशानुगत चलता था ना, वंशानुगत चलता था, वंशानुगत मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता था, एवं नहीं भी हो सकता था। और जो इसके राजा महाराजा होते थे भैया, वो कैसे इनके ही खानदान के होते थे। चलिए एक बार लिख दिया जाए, देखिए सरदार, सरदार एक ताकतवर व्यक्ति होता था, कैसा, ताकतवर व्यक्ति होता था, कैसा होता था, ताकतवर व्यक्ति होता था, जिसका पद कैसा होता था, वंशानुगत होता था, वंशानुगत होता था, जो होते थे इनके ही खानदान के होते थे, कैसे भैया, खानदान के भी होते थे, और सरदार के कार्यों, सरदार के कार्यों में, सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान, क्या भैया, सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान ना, विशेष अनुष्ठान का संचालन, क्या भैया, अनुष्ठान का संचालन, और क्या करते थे, संचालन हो गया, और युद्ध के समय नेतृत्व किसका, युद्ध के समय
नेतृत्व नेतृत्व एवं विवादों, झगड़ा ये सब ना, विवादों विवादों को विवादों को सुलझाने का काम करते थे ना, सुलझाने का काम करते थे एवं मध्यस्थता भी करते थे, मध्यस्थता भी करते थे, ठीक ना, मध्यस्थता भी करते थे। फिर से एक बार, सरदार एवं सरदारी में सरदार जो होता था सबसे ताकतवर व्यक्ति होता था और इसका जो पद था कैसा था, वंशानुगत था, और जो भी राजा महाराजा बनते थे इनके ही खानदान के थे। सरदार के कार्य में जैसे विशेष अनुष्ठान का संचालन करना, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाना, मध्यस्थता करना, यही सब काम था, ठीक ना। अब इसकी कार्य देख लीजिए, इसके बाद आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होगा, ठीक ना। कार्य, सरदार एवं सरदारी के कार्य देख लीजिए, ठीक ठीक भैया, कार्य देख लीजिए ना, कार्य क्या थे देख लीजिए। कार्य, सरदार एवं सरदारी के कार्य। कार्य नंबर 1, लड़ाई झगड़े विवादों का सुलझाना। लड़ाई झगड़ा कैसे भैया, लड़ाई झगड़े ना, लड़ाई झगड़े और विवादों का सुलझाना ना, विवादों का सुलझाना। और क्या करना, युद्ध का नेतृत्व करना। क्या करना, युद्ध का नेतृत्व करना भैया, ठीक ना। तीसरी महत्वपूर्ण बात है सरदारी, क्या, सरदारी में कोई अस्थाई सेना, कैसी सेना, अस्थाई सेना या अधिकारी नहीं होते थे। अस्थाई सेना या अधिकारी नहीं होते थे, ठीक। एक बार फिर से, कार्य में लड़ाई झगड़े विवादों का सुलझाना, युद्ध का नेतृत्व करना। तीसरी महत्वपूर्ण बात है सरदार में कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी और या इसमें अधिकारी नहीं होते थे। ये सब जो है सरदार एवं सरदारी के महत्वपूर्ण कार्य थे। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।